दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल अनसुने किस्से में आपका स्वागत है। अनसुने किस्से में हम हर मंगलवार आपके साथ साझा करते हैं कुछ रोचक घटनाक्रम और कहानियां। तो आइए आज सुनते हैं कहानी एक ऐसी भी माँ। ये कहानी ममता और सच के बीच संघर्ष की एक हृदय स्पर्शी तस्वीर है। एक माँ न्याय के मंदिर में सच के लिए अपनी ममता का बलिदान कर देती है और समाज में नारी को सत्य स्वरूपा के रूप में प्रतिष्ठित कर मिसाल बन जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। अन्य दिनों की अपेक्षा आज अदालत में ज्यादा भीड़ थी। लोग एक दूसरे की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी आंखें किसी ऐसे सवाल का उत्तर ढूंढ रही हों जिसका जवाब भी उन्हीं के पास हो। सभी के मुंह बंद थे, लेकिन नजरें आपस में ढेर सारी बातें कर रही थीं। एक दो जगह लोगों के बीच थोड़ी बहुत खुसुर फुसुर भी चल रही थी। अदालत में आज एक चर्चित केस का फैसला होना था। शहर के एक नामी ठेकेदार के बेटे सुजीत पर दुष्कर्म और कत्ल का इल्जाम था। अब तक सारे गवाहों ने सुजीत के पक्ष में ही अपने बयान दिए थे, इसलिए लोगों का मानना था कि सुजीत हर हाल में बच जाएगा। आज इस केस की अंतिम गवाही थी। इस गवाही से ही तय होना था कि सुजीत गुनहगार है या बेगुनाह। अंतिम गवाह कोई और नहीं, खुद सुजीत की मां रीता देवी थी। इसलिए लोग यह मानकर चल रहे थे कि कम से कम मां तो अपने बेटे के खिलाफ गवाही नहीं देगी, वह हर हाल में उसे बचा लेगी। रीता देवी इस केस की इकलौती चश्मदीद गवाह थी। अदालत में दबी जुबान कुछ ऐसी बातें भी उभर रही थी। बड़े लोग हैं, भला इन्हें सजा क्यों होगी? पैसे वाले ऐसे मामलों को तो चुटकी बजाकर निपटा लेते हैं। पुलिस, वकील, जज सब मैनेज हो जाते हैं। पैसे में बड़ी ताकत होती है। पैसा तो वह अस्त्र है जो आसानी से सच को झूठ और झूठ को सच बना सकता है। सुजीत का केस शहर के सबसे महंगे वकील के हाथ में था। वकील साहब सुजीत की मां रीता देवी को अकेले में कुछ समझा रहे थे। उनकी जुबान से निकल रहे शब्द स्पष्ट तो नहीं थे, लेकिन समझ में आ रहा था कि वो सुजीत की मां को अदालत में क्या बोलना है क्या नहीं, इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसी बीच उनकी आवाज गोपनीयता की मर्यादा को लांघते हुए वहां खड़े लोगों के कानों तक जा पहुंची। वकील साहब कह रहे थे, जैसा मैं कह रहा हूं, अदालत में आपको ऐसा ही बोलना है। यदि एक लाइन भी इधर उधर हुई तो मामला बिगड़ जाएगा। जुर्म संगीन है, सुजीत को फांसी भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, आपकी जुबान से निकले एक एक शब्द सुजीत की जिंदगी का फैसला करेंगे। वकील साहब की बातों से स्पष्ट हो गया था कि वो रीता देवी को बारीकी से हर झूठ को सच बनाकर पेश करने के लिए पारंगत कर रहे थे। रीता देवी उनकी सलाह को ध्यान से आत्मसात कर रही थी और केवल हाँ हाँ में अपना सिर हिला रही थी। उन्होंने वकील साहब को मुहमंगा पैसा दिया था, इसलिए वकील साहब अपने मुंह का पूरा उपयोग करते हुए दिख रहे थे। रीता देवी के पति की शहर के अमीरों में गिनती होती थी। 5 साल पहले उनकी एक हादसे में मौत हो गई थी। तब सुजीत बाहर किसी शहर में पढ़ाई कर रहा था। पिता की मौत के बाद वह अपने घर लौट आया और उनका ठेकेदारी का कारोबार संभालने लगा। हर माँ की तरह रीता देवी भी सुजीत को बेहद प्यार करती थी। अब वो पिता के हिस्से का भी प्यार सुजीत पर उड़ेलती। पति की मृत्यु के बाद भी रीता देवी की शान शौकत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। घर में हर काम के लिए नौकर चाकर थे। सुजीत ठेकेदारी का काम देखता और रीता देवी घर की निगरानी करती। 3 साल पहले की बात है। रीता देवी के घर में काम करने वाली सुधिया की 6 साल की बेटी रन्नू अचानक लापता हो गई। सुधिया रीता देवी की 24 घंटे की नौकरानी थी। वह अपनी बेटी रन्नू के साथ रीता देवी के ही घर में रहती थी। सुधिया पहले तो यहाँ बड़ी निश्चिंतता के साथ रहती थी, लेकिन जब से सुजीत आ गया था तब से वह थोड़ा डरी डरी सी दिखने लगी थी। सुजीत अक्सर सुधिया की बेटी रन्नू के ही करीब रहता, उससे खूब प्यार जताता और बार बार उसे हाथों से छू कर खिलाता।
सुधिया को सुजीत की हरकतें सामान्य न लगती, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। ठंड का मौसम था। एक दिन सुधिया घर के किसी काम से बाजार चली गई और सुजीत की मां रीता देवी छत पर धूप सेंक रही थी। तभी नीचे से किसी भारी चीज की गिरने की आवाज आई। रीता देवी दौड़ते हुए नीचे आई। फिर उनके सामने जो लोमहर्षक दृश्य था उसे देखकर पल भर के लिए वह अचेत हो गई। किचन के सामने रन्नू लहूलुहान पड़ी थी। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। सुजीत रन्नू के पास खड़ा था। उसके हाथ खून से सने थे। यह सब देखकर रीता देवी को लगा कि उनका कलेजा बाहर आ जाएगा। संभलने की कोशिश के बावजूद उनकी चीख मुंह से बाहर निकल गई और आंखों पर एक गहरी लाल परत उभर आई। उन्होंने सुजीत को घूरते हुए पूछा, यह क्या हो गया? सुजीत के हाथ पांव कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से बोल पाया, मम्मी, रन्नू किचन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ी थी और गिर गई। रीता देवी को यकीन नहीं हो रहा था कि 2.5 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म से गिरकर रन्नू की यह हालत हुई होगी। उन्होंने अपना लहजा सख्त करते हुए सुजीत से फिर पूछा, बता क्या हुआ रन्नू को? सुजीत को लगा कि शायद मां सब कुछ जान गई हैं, इसलिए उसने सच बताना शुरू किया। रीता देवी से यह घिनौना सच सुना नहीं जा रहा था। उन्होंने अपने कानों को हथेलियों से दबा लिया। वह चीखी, राक्षस, तूने ये क्या कर डाला? तूने इस मासूम पर अपनी मर्दानगी दिखाई। तू भी क्यों नहीं मर गया इसी के साथ? क्रोध और घृणा से भरी रीता देवी एक बड़े धर्म संकट में फंसी हुई थी। एक तरफ हैवान के रूप में उनकी औलाद और दूसरी तरफ मासूम रन्नू। उन्हें अब ममता या सच में से किसी एक को चुनना था। सोच विचार के लिए समय नहीं था। कहीं सुधिया आ न जाए, इस डर के मारे अंततः उन्होंने ममता का साथ देने का निर्णय लिया। उन्होंने सुजीत की ओर एक चद्दर फेंकते हुए कहा, अब मुझे क्या देख रहा है? क्या इसे यहीं पड़े रहने देगा? जल्दी कर, चद्दर में बांधकर इसे कहीं दूर फेंका। इसके बाद सुजीत मासूम रन्नू की लाश को गाड़ी में रखकर दूर निकल गया। सुधिया जब बाजार से लौटकर आई तो रीता देवी का धुआं सा चेहरा देखकर समझ गई कि कुछ अनर्थ हो गया है। उसने कुछ पूछने के लिए अपने होठ हिलाए ही थे कि रीता देवी फपक पड़ी। न जाने रन्नू कहाँ चली गई। पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिली। कुछ देर पहले तो घर में ही खेल रही थी। सुधिया, जा आस पड़ोस में देख के आ। बदहवास सुधिया ने पूरे मोहल्ले में दौड़ लगाई, लेकिन रन्नू का कहीं पता न चला। इसके बाद रीता देवी ने खुद पुलिस को फोन किया। पुलिस जब तक पहुंची तब तक सुजीत भी रन्नू का शव ठिकाने लगाकर घर आ चुका था। सुधिया ने सुजीत का चेहरा देखकर भांप लिया कि शायद इसी ने कोई करामात की है। सुजीत की हरकतें तो उसे पहले से ही असामान्य लगती थी। आज उसके डरे हुए चेहरे ने सुधिया के संदेह पर मुहर लगा दी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो सुधिया ने सुजीत की ओर इशारा करते हुए बस इतना कहा, हुजूर, मुझे सुजीत साहब की आदतें कभी ठीक नहीं लगी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस लौट गई। पीछे पीछे सुधिया भी थाने पहुंच गई। वहां उसने पुलिस को खुलकर बताया कि हो न हो रन्नू को गायब करने में सुजीत का ही हाथ हो। सुधिया के शक के आधार पर पुलिस ने जब जांच तेज की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने सुजीत को पकड़ लिया और रन्नू का छत बिछत शव भी बरामद कर लिया। लेकिन पुलिस के हाथ कोई ऐसा सबूत नहीं लगा जिससे साबित हो सके कि यह दरिंदगी सुजीत ने ही की है। मामला अदालत में पहुंचा और रीता देवी के घर में काम करने वाले सभी नौकरों के बयान हुए। पुलिस ने शक के आधार पर जिन लोगों को अदालत में बतौर गवाह पेश किया, उन सभी का एक रटा रटाया बयान सामने आया। साहब, सुजीत बाबू ऐसा नहीं कर सकते। चूंकि रन्नू का जब कत्ल हुआ उस समय घर में सिर्फ रीता देवी ही मौजूद थी, इसलिए पुलिस ने रीता देवी को इस पूरे कांड की अहम कड़ी मानकर उनसे पूछताछ की। लेकिन रीता देवी बार बार पुलिस को गुमराह करती रही। गवाह के अभाव में केस पूरी तरह से कमजोर था, इसलिए लोग यह तय मानकर चल रहे थे
कि सुजीत को कुछ नहीं होगा। रीता देवी की गवाही का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे अदालत में भीड़ बढ़ रही थी। इसी बीच एक तेज आवाज से पूरी अदालत में सन्नाटा पसर गया। ऐसे लगा जैसे सबको सांप सूख गया हो। जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। रीता देवी हाजिर हो! अदालत के चपरासी ने चिल्लाते हुए 3 बार पुकार लगाई। रीता देवी अपने वकील के पीछे पीछे चल पड़ी। वह अदालत में वो सारे झूठ बोलने के लिए तैयार थी जो उनके वकील ने सिखाया था। रीता देवी गवाही के लिए कटघरे में खड़ी हो गई। वहां मौजूद लोग एकटक रीता देवी की ओर देख रहे थे। हालांकि लोगों ने फैसले के बारे में पहले ही अनुमान लगा रखा था, लेकिन सच की जीत होती है यह सोचकर वह जज की कलम से निकले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनना चाहते थे। अपाहिज न्याय को गवाह की बैसाखी देने के क्षण आ गए। मृत रन्नू की मां सुधिया की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी वकील कटघरे के पास आए और रीता देवी से उन्होंने पहला सवाल पूछा। जब घटना हुई तब आप कहाँ थीं? रीता देवी बोली, मैं घर में नहीं थी। सरकारी वकील, आप जब घर पहुंची तो आपने क्या देखा? रीता, मैंने कुछ नहीं देखा, बस रन्नू की मां को यह कहते हुए सुना कि रन्नू न जाने अचानक कहाँ गायब हो गई। सरकारी वकील, उस समय आपका बेटा सुजीत कहाँ था? रीता, पता नहीं। वकील, यानी आपने कुछ नहीं देखा? फिर आपके घर से रन्नू अचानक कैसे गायब हो गई और बाद में उसकी लाश मिली? रीता देवी, सच बताइए, ये हम नहीं, एक मां की ममता पूछ रही है। अदालत को न सही, कम से कम एक अभागिन मां को तो पता चल जाए कि उसकी नन्ही सी बेटी ने कौन सा अपराध किया था। रीता देवी, आप भी एक मां हैं और औलाद मां के लिए क्या मायने रखती है आप अच्छी तरह से जानती हैं। सुधिया तो अपनी बेटी को खो ही चुकी है। अब यदि उसे न्याय भी न मिला तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगी। रीता जी, मां तो इस सृष्टि की सबसे पवित्र रचना है। मां पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता। आप कुछ देर के लिए रन्नू की मां बन जाइए और इस घटना के बारे में सब कुछ सच सच बताकर उसकी रूह को न्याय दिला दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस संसार में न जाने कितने सुजीत पैदा होते रहेंगे और ऐसे ही न जाने कितनी रन्नू उनकी हैवानियत का शिकार होती रहेंगी। रीता जी, आपके झूठ से आपका बेटा तो आजाद हो सकता है, लेकिन आपका ज़मीर हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगा। प्लीज रीता जी, अदालत को सच बताइए, क्या वाकई आपको नहीं मालूम कि आपकी बेटे ने ही रन्नू का कत्ल किया है? सरकारी वकील की बातें सुनकर रीता देवी टूट गई। उनका जमीर जाग उठा। उनको उनके वकील का सिखाया पढ़ाया सब भूल गया। वह चेहरे पर हाथ रखकर आंख से बरस रहे आंसुओं को रोकने लगी। फिर अचानक मातृत्व से भरी चीख पूरे अदालत परिसर में गूंज उठी। हाँ, मेरे बेटे सुजीत ने ही फूल से रन्नू का कत्ल किया है। उसने ऐसा जघन्य अपराध किया है कि यदि नीचे की अदालत उसे छोड़ भी दे तो ऊपर की अदालत उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसने एक मां की ममता को मौत की घाट उतारा है। जज साहब, उसे इतनी कठोर सजा दीजिए ताकि कभी किसी मां की कोख से कोई दूसरा सुजीत पैदा होने की हिम्मत न जुटा पाए। जज साहब ने कागज पर फैसला लिखा और लोगों को सुनाते हुए बोले, सुजीत को इस नृशंस अपराध के लिए फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन रीता देवी यदि चाहें तो ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल कर उसकी सजा को कम करवाने की गुजारिश कर सकती हैं। चूंकि उन्होंने अदालत को सच बताया है, इसलिए उनकी अर्जी पर जरूर विचार किया जाएगा। यह सुनते ही रीता देवी और दृढ़ हो गई और तेज आवाज में बोली, नहीं जज साहब, यह राक्षस मेरा बेटा नहीं हो सकता। वह सिर्फ एक हत्यारा है। इस देश और समाज के लिए कलंक है। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसके अपराध की सजा सिर्फ मौत है। सत्य की ओज से भरे रीता देवी के चेहरे को देखकर पूरी अदालत निस्तब्ध थी। रीता देवी की गवाही ने आज न्याय को विश्वास से लबालब कर दिया। आज अदालत में सच अपना सिर उठाए गर्व के साथ खड़ा था। मित्रों,
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।